नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आमाशय के रोगों को या पाचन संस्थान के रोगों को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का जो हमारा रोग है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आमाशयिक प्रसार यानी कि हमारे स्टमक का आकार बढ़ जाना। जब किसी व्यक्ति का आमाशय बढ़ जाए या प्राकृतिक रूप से अपना काम ना करे या प्राकृतिक रूप से उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, ऐसी बीमारी को आमाशयिक प्रसार या डायलेटेशन इस रोग के नाम से जाना जाता है। और ये रोग हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि जब हमारे आमाशय का प्रसार हो जाएगा तो हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी पाक स्थली यानी कि आमाशय में पहुंचता है और ये अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आमाशय के कैंसर से भी हमारे समाज को गुजरना पड़ सकता है। तो आइए, हमारी संहिताओं में कोई बातें लिखी हैं कि ये हमारे लिए कैसे हानिकारक कर सकता है। इसके परिचय को आपने समझ लिया होगा कि जब आमाशय के आकार में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हमारे आमाशय का जो आकार है, जो निश्चित रूप से हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है, जब इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है। तो ऐसी बीमारी को गैस्ट्रिक डायलेटेशन नाम से जाना जाता है और ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का काम करता है। जानते हैं इसके कारण क्या है। जब हम अत्यधिक मात्रा में भोजन करते हैं, बिना भूख के खाना खाते हैं अथवा खाद्य पदार्थों में कोई हमारा परहेज नहीं है, उल्टे सीधे खाना का सेवन हम करते हैं, आहार का सेवन करते हैं, कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जैसे क्षय रोग है, आप हेपेटाइटिस से गुजर रहे हैं, आप थायराइड से गुजर रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी से आप गुजर रहे हैं, अधिक मात्रा में स्थानीय रूप से आप टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, या आपके आमाशय के आसपास कहीं भी कोई ऐसी समस्या रही जिसके कारण हमें वहाँ पर ऑपरेशन करवाना पड़ा, शल्य क्रिया करवानी पड़ी, लंबे समय तक कब्ज है, बदहजमी है, आदि चीज़ों का हमारे शरीर में विकरण बना रहा। इसके बाद एक और समस्या आती है कि शारीरिक श्रम की हानि। यदि शारीरिक परिश्रम हम नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। मानसिक रूप से हम परेशान रहते हैं, शराब आदि का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, एसिडिक नेचर की चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, आमाशय के अल्सर बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं, इस कारण से भी वहाँ सूजन आ जाती है। एक खाना पच नहीं पाया, दूसरे खाने के प्रति हम दौड़ने लगे और दूसरा खाना हमने खाया, भूख भी नहीं थी तब भी हमने खाया, अत्यधिक में तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन किया, हम लेटे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, परिश्रमहीन जीवन जी रहे हैं, लेकिन खाना हम 3 टाइम का भरपेट खा रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को जब दीर्घ काल तक हम यूज करते रहते हैं। एक लक्षण इसमें और आता है, जब अधिक मात्रा में पलटियां हो जाती हैं। जी, आमाशय के प्रसार में, आमाशय की बढ़त में एक लक्षण ये विशेष माना जाता है, यदि रोगी को बहुत दिनों से पलटी की समस्या बनी रहती है, वो दिन में 2-3 बार पलटी करता है, तो इससे भी हमारे आमाशय में सूजन आ जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाता है, दुर्बल होता चला जाता है, आमाशय में पत्थर रखा सा अनुभव होता है। एक लक्षण और हमारी चिकित्सा संहिताओं में दिया है कि अगर हमारे प्लीहा में सूजन आ जाती है, डायफ्राम में सूजन रहती है कंटिन्यू, अगर आपके डायफ्राम में सूजन रहती है, प्लीहा स्प्लीन में सूजन रहती है, या आपको बहुत लंबे समय से लीवर में सूजन बनी रहती है, तो इन सभी कारणों से आपके शरीर में ऐसी स्थिति आ जाती है। और पेशियों को जब आप पेट खोल करके देखते हैं तो जहां पर आमाशय का एरिया है, आमाशय के एरिया में आपको ऐसा लगेगा, बाहर से कठोर जैसा लगेगा, पत्थर जैसा रखा हुआ महसूस होगा, और जब आप वहाँ पर उंगली से हल्का पीटने का काम करेंगे तो आपको वहाँ पर टोन एक सुनाई देगी, बड़ा जोर से अंदर से बड़ा भारीपन महसूस होगा और जोर से डब डब की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। पेशियाँ जो हैं वहाँ पर एक टोन उत्पन्न करने लगती हैं, रोगी अनमना सा रहने लगता है, उसे दर्द भी बना रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो सारी समस्याएं उसके शरीर में इतना जोर कर लेती हैं कि आमाशय प्रसार उसके लिए बहुत घातक साबित
हो जाता है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं, हमने कहा रोगी को थोड़ा सा भी भोजन नहीं पचता। अगर वो थोड़ा सा भी खाना खा ले, अगर उसके आमाशय में सूजन है तो वो जैसे ही थोड़ा सा भी खाना खाता है तो उसे दर्द होने लगता है, पलटी की इच्छा होने लगती है, पेट भरा भरा सा लगने लगता है। दोपहर का खाया पिया शाम को पलटी में निकल जाएगा, जो सुबह खाया है वो दोपहर में निकल जाएगा, यानी कि पलटी उसमें कंटिन्यू आ जाती है और ये सारे के सारे लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर के जो अम्ल पित्त के लक्षण हैं वो सारे के सारे इससे मैच करते हैं, लेकिन बस इसमें यह है कि जलन थोड़ा कम होती है, दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन पेट भरा भरा लगता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। ये इसका मुख्य लक्षण माना जाता है। रोगी को आमाशय में सड़ने सदृश तीखी पीड़ा होती है। सड़न जैसी तीखी गंध आने लगती है, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है तो उसके मुंह से स्माइल आने लगती है और सुई चुभोने जैसी पीड़ा फिर शुरू हो जाती है जब ये रोग बढ़ जाता है। रोगी के आमाशय को स्पर्श करते ही उसको पीड़ा होने लगती है। यदि हम पेट के ऊपर से उसके आमाशय एरिया को हल्का सा प्रेस करते हैं तो पीड़ा होने लगती है। रोगी को बार बार खट्टी डकारें हैं, सड़े अंदरस जैसे सड़ा अंडा पड़ा हो उसकी जैसी बदबू आने लगती है, बार बार थूकता है रोगी, बार बार थूकने की उसे टेंडेंसी हो जाती है, आमाशय कमजोर होकर के लटकने लगता है। ऐसा लगता है कि अब उसके पेट में ऐसी कोई चीज हो गई है जिससे वो पानी तक भी नहीं पी पा रहा है, तो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। रोगी को वमन पलटी की कंडीशन तो एट लास्ट तक, थर्ड स्टेज तक उसके शरीर में दिखाई देती है। तो भूरे रंग का स्तर, साथ में फेन, प्रथम स्तर के नीचे कीचड़ के रंग का स्तर, ये सारे ऐसे जो वमन होते हैं उसमें नीला पीला काला आप कुछ भी ऐसा एक कलर देख सकते हैं और उसमें बड़ा खट्टापन आपको महसूस होगा। जब भी उसे पलटी होगी तो उसके गले में, सीने में बड़ा खट्टा खट्टा लगेगा और वो धीरे धीरे करके इतना कमजोर होता चला जाएगा कि फिर उसको शरीर में यदि समय पे उसे ट्रीटमेंट या चिकित्सा नहीं दी गई तो वो धीरे धीरे करके जीर्ण हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति में मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये रोग अपने आप में कोई रोग नहीं है, ये पूरे पाचन संस्थान के रोगों का एक समूह हमारे शरीर में आ जाता है और आमाशय प्रसार हमें कई रूपों में नुकसान करता है। जैसा कि सारी चीजें आप जान चुके होंगे कि आमाशय प्रसार में हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसमें हमारी आयुर्वेद संहिताओं में ये लिखा है कि यदि यह रोग बहुत पुराना हो जाता है तो इसमें व्यक्ति को मूर्छा है, घबराहट है, ऐसी स्थिति में दौरे पड़ने लगते हैं, उसके शरीर में बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु की संभावना भी हो सकती है। हमने आपसे बताया था जब यह रोग तीव्र अवस्था में हो जाता है तो रोगी को ठंडे पसीने आने लगते हैं। अचानक से वो ठंडी जगह पे बैठा है लेकिन फिर भी उसको पसीना आने लगेगा और पूरा शरीर उसका शीतल हो जाएगा। अगर यही दौड़े उसको अचानक कई बार पड़ गए तो हो सकता है कि शरीर ठंडा होकर के व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करते हैं चिकित्सा की। तो इसमें सूजन आ जाती है, इसलिए ठोस आहार से उसे बचाया जाए। इस रोग का ट्रीटमेंट हम ठोस आहार को वर्जित कर सकते हैं। ठोस आहार को वर्जित करके उसे दूध है, फलों का जूस है, आदि आदि चीज़ों का सेवन करा के हम उसके शरीर की रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद हर संभव उसके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने का काम करें। यदि हम उसके कब्ज को ख़त्म करते हैं तो धीरे धीरे करके उसके शरीर में बदलाव आएगा और सूजन धीरे धीरे चली जाएगी। इस रोग का जो परीक्षण हम कर सकते हैं, रोग का निश्चय हेतु बेरियम मील एक्सरे एक होता है। बेरियम मील एक्सरे करवा के हम आमाशय के पूरे साइज को अच्छे से देख सकते हैं और कहां से ये रोग उत्पन्न हुआ है। जब तक हम मूल कारण पर वर्क नहीं करते, मूल रोग की ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं देते, तो ये रोग धीरे धीरे करके हमारे शरीर को नुकसान कर देता है। भूख की कमी में उपयोगी समस्त औषधियों का सेवन। देखिए, उपचार में मैंने क्या कहा कि भूख की कमी में, जब आपको भूख नहीं लगती है, अरुचि हो जाती है, अग्निमंद अफारा जैसी कंडीशन हो जाती है, तो ये सभी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की दवाइयाँ, जो इन रोगों में दवाइयाँ यूज की गई हैं, वो सारी की सारी दवाइयाँ इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। रोगी को थोड़ा सा ही भोजन देने से ही उसकी रक्षा हो सकती है। और हम तो ये कहेंगे, आयुर्वेद संस्थाएं तो ये कह रही हैं कि ठोस आहार वर्जित कर दें। आप उसे दूध है, जूस है, मूंग की दाल का पानी है, इस तरीके की चीज़ों का सेवन करवाएं तो हो सकता है। साबूदाना की खीर है, फलों का रस है,
छाछ का सेवन इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दही है, छाछ है, इसके सेवन से रोगी की रक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं कि दवाइयों की। तो गैस्ट्राइटिस में जितनी भी दवाइयों का सेवन हम करते हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ प्रयोग में ली जाती हैं। यदि लीवर में सूजन है तो लीवर टॉनिक हम लगाएंगे, लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमारे ईसोफेगस में कोई अल्सर है, आमाशय में अल्सर है या इंटेस्टाइन में कोई अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो इन समस्त चीज़ों का ट्रीटमेंट हम जैसे करते हैं तो उसके शरीर में आराम आ जाता है। आयुर्वेद संहिताओं में जो शास्त्रोक्त औषधियां बताई गई हैं, अभ्रक भस्म है, गिलोय शत्व है, स्वर्णमाच्छिक भस्म है, कामदुधा रस है, इन सभी चीजों का सेवन करके या उपचारात्मक मेडिसिन दे करके हम रोगी की रक्षा कर सकते हैं। तो अभ्रक भस्म है, गिलोय शत्व है, स्वर्णमाच्छिक भस्म है, इन सबको एक एक मात्रा 2 बार सुबह शाम शहद से हम देते हैं। लगभग 500 mg या 250 mg की मात्रा में अगर हम उन्हें दे देंगे तो इससे काफी हद तक रोगी को आराम पहुंचता है। हींगवाष्टक चूर्ण है, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म, द्राक्षासो का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। चंदनासो की बने जो सिरप आते हैं, चंदनासो भी आता है, तो चंदनासो का भी हम यूज कर सकते हैं। पंचसकार चूर्ण है, कब्ज हर दाने हैं, इन चीज़ों का सेवन करके हम कॉन्स्टिपेशन से भी निजात पा सकते हैं। त्रिफला का हिम है, त्रिफला का क्वाथ है, कैस्टर ऑयल है, इन सभी चीज़ों को दे करके हम रोगी के पेट को साफ करें और क्षुधावर्धक यानी भूख बढ़ाने वाले आहार का सेवन करते हैं। नियमित दिनचर्या का फॉलो करते हैं। आप जैसे ही नियमित दिनचर्या का फॉलो करेंगे, विरोधी आहार का सेवन बंद कर देंगे, तो आपके शरीर में परिवर्तन आ जाएगा और आप कहीं ना कहीं से इस रोग से मुक्ति पाएंगे। चलते हैं आगे, किसी रोग के साथ आपसे मुलाकात होती है। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हमने बात की है आमाशय प्रसार, यानी कि आपके स्टमक के साइज में परिवर्तन हो जाना, आमाशय का साइज बढ़ जाना या ईसोफेगस जहां पर जुड़ती है हमारे स्टमक से वहां पर सूजन आ जाना, कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। तो सावधान रहें, स्वस्थ रहें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। हमारे चैनल को अधिक मात्रा में शेयर, सब्सक्राइब करें। अपनी यदि कोई समस्या है तो आप ऑन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से या हम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे अपनी पूरी समस्या का परामर्श जो चिकित्सा संबंधी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेंगे। नमस्कार। जय भारत माता, जय आयुर्वेद।